नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि करके जाने के दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। बंगाल के कोने कोने से आ रही आवाज़, 2 मई दी गई बड़ी खबर। आसोल में परिवर्तन, प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में गरजे, ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने का फिर से किया ऐलान, दिया नया नारा। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है तो दोस्तों फिलहाल ईरान पहुंची भारत की क्रेन, तो चीन और पाकिस्तान की उड़ी नींद, लगा करारा झटका। जानेंगे इसके पीछे। इस बीच तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही तुर्की में लगातार एक बार फिर से नया बर्बर वाला फैसला लेके आई है अर्दोगान सरकार, हो रहा है विरोध। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे भारत पाकिस्तान सिंधु आयुक्त के बीच दूसरे दौर की बातचीत शुरू। बड़ी खबर निकल के आ रही है इस वक्त की, जी हां, भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत। वहीं चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों UNHRC में भारत ने श्रीलंका को दिया झटका, पाकिस्तान ने दिया उनका साथ। जानेंगे आखिर क्या है पूरा मामला, तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। ओपिनियन पोल में बंगाल में खिसक रही ममता बनर्जी की जमीन, शाह और मोदी के ताबड़तोड़ रैली से पलट गया पश्चिम बंगाल का खेल। सब कुछ खबरें जानेंगे दोस्तों, जहां पर किसानों का आंदोलन लगातार दम तोड़ रहा है, ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो मुमकिन है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर इस देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में पूर्णतः बदलाव का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी को फिर से खुली चुनौती देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2 मई और दीदी गई, न केवल 2 मई दीदी गई बल्कि 2 मई कोने कोने से आवाज़ रही है कि दीदी जाए छे, आसोल परिवर्तन आए छे। कांथी में बोले प्रधानमंत्री मोदी, दीदी जाए छे। जी हाँ, बड़ी खबर बंगाल में बंगालियों में PM मोदी ने कहा है कि फिलहाल बहुत हुआ घुसपैठियों का घुसपैठ, अब की बार भाजपा सरकार घुसपैठियों की घुसपैठ नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी जिनके वोटों पर राजनीति कर रही हैं, उनका 2 मई के बाद बंगाल के चुनाव में उनकी बंगाल में दिखेंगे नहीं। हम चलते हैं अगले अपडेट। बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान सिंधु आयुक्त के बीच दूसरे दौर की बातचीत हुई शुरू, और कई अहम बैठकों पर हुई चर्चा। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु आयोग के आयुक्तों की 2 दिवसीय बैठक का दूसरा दिन है। इस वार्षिक बैठक की शुरुआत मंगलवार को नई दिल्ली में हुई थी। इन दोनों देशों के सिंधु आयुक्तों के बीच लगभग 2.5 साल बाद ये बातचीत हुई है। सोमवार को पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल भारत पहुंचा था। सिंधु आयोग की पिछली बैठक 2018 में लाहौर में हुई थी। मंगलवार को हुई बैठक के दौरान पाकिस्तान ने चेनाब नदी पर भारत की ओर से बनाए जा रहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की डिज़ाइन को लेकर आपत्ति जताई, और इस दौरान भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल वो उस संधि के तहत अपने अधिकारों का संपूर्ण उपयोग करता रहेगा। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही भारत की तरफ से। इस बैठक में शामिल हुए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व PK सक्सेना ने कर रहे थे। लेकिन दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक अपने आप में काफ़ी महत्व। हम चलते हैं अगली अपडेट। बड़ी खबर निकल के आ रही है तुर्की सुल्तान एर्दोगान का एक और बर्बर फैसला। जी हाँ, लड़कियों महिलाओं की सुरक्षा दुनिया में हर सरकार के लिए अग्नि परीक्षा बन रही है, और ऐसे में अब बड़ी खबर निकल के आ रही है तुर्की सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद लगातार वो स्वयं अपने मझधार में घिरते जा रहे हैं। आपको बता दें कि तुर्की की सरकार ने महिलाओं के खास करके दूसरी जगहों पर काम करना और एक तरीके से खुले में घूमना, इस पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल महिलाएँ घर के लिए होती हैं और एक तरीके से महिलाएँ घर में रहें, बच्चों का ख्याल रखें और केवल जो रीति रिवाज सांस्कृतिक तरीके की बातें हैं इस्लाम में वो सब करें, यानी घर रहें लेकिन किसी भी कीमत पर वो बाहर ना जाएं और एक तरीके से बाहर ना निकलें। ये कानून थोपने की कोशिश लगातार की जा रही है पश्चिम खास करके तुर्की में। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें इसके बाद अब सवाल तुर्की पर भी खड़े हो रहे हैं, इस्लामिक देशों पर भी। हम चलते हैं अपडेट। UNHRC में भारत ने श्रीलंका को क्यों दिया झटका, पाकिस्तान क्यों खड़ा श्रीलंका के साथ। दरअसल UN में श्रीलंका ने मानवाधिकार रिकॉर्डों को लेकर मंगलवार को हुई वोटिंग से भारत दूर रहा। हालांकि UNHRC में श्रीलंका के मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दे पर लाए गए प्रस्ताव को कुल 47 सदस्य देशों में से 22 का समर्थन मिला है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका के खिलाफ इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। जाहिर है कि श्रीलंका के लिए एक बड़ा झटका है। आपको बता दें, कहा जा रहा है कि भारत के इस फैसले को लेकर विपरीत स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। चीन, पाकिस्तान और रूस ने श्रीलंका के पक्ष में मतदान किया है। इस वोटिंग को लेकर श्रीलंका ने भारत से पहले ही संपर्क किया था, लेकिन भारत की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। पहले से ही
जेटली की थी और भारत बीच का रास्ता अपनाएगा और मतदान में हिस्सा नहीं लेगा। अभी तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने वाला है और श्रीलंका में तमिलों का मुद्दा दक्षिण भारत के चुनाव में अहमियत रखता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के पास हुए प्रस्ताव में श्रीलंका में तमिलों के मानवाधिकार उल्लंघन का भी मुद्दा शामिल था। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर पश्चिम बंगाल में हुआ ओपिनियन पोल भाजपा का हो रहा, भारतीय जनता पार्टी के ज़बरदस्त हो रही है जीत। आपको बता दें पीएम मोदी और शाह की ताबड़तोड़ रैलियों से पलट गया खेल। बंगाल में नहीं जीत रही टीएमसी। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में ज़्यादातर लोगों की नज़रें पश्चिम बंगाल पर डटी हुई हैं और बंगाल में बीजेपी पिछले 10 सालों से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने की पुरजोर कोशिश कर रही है। वहीं पार्टी ने राज्य के चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों समेत दिग्गज नेताओं को पूरी फौज उतार दी है। बीजेपी इस मेहनत का बंगाल में असर भी दिखाई दे रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल के लिए ताज़ा सर्वे से बड़ी बातें आई हैं कि इस बार पहले जो सर्वे था उसमें टीएमसी को ज़्यादा सीटें दिखाई दे रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बाद धीरे धीरे मामला पलट गया और अब बंगाल में भाजपा की एक तरीके से कांटे की टक्कर दे रही है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। कोमा में जाने लगा किसानों का आंदोलन, कृषि कानून का विरोधी आंदोलन। दरअसल कुछ किसान संगठनों का कृषि सुधार कानून विरोधी आंदोलन कोमा में जाने लगा है। इसके कई कारण है, लेकिन सबसे पहला प्रमुख आंदोलन के नेताओं में उभरा मतभेद और मनभेद है। अब कोरोना संक्रमण को लेकर भी उनके अलग अलग बयान आ रहे हैं। इसमें से हरियाणा के कुछ जिलों में प्रभाव रखने वाली भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने हास्यास्पद बातें कही हैं। उनके अनुसार कोरोना जैसी कोई बीमारी नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा घोटाला है जो सरकार कर रही है। लोगों का हार्मोन परिवर्तित करने के लिए जो भी व्यक्ति कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लेगा उनके हार्मोन्स बदल जाएंगे, वो सरकार के पक्ष में हो जाएगा। ये बात किसी के समझ में नहीं आ रही, लेकिन इस तरीके के बयान निकल रहे हैं। आपको बता दें फिलहाल किसान संगठन लगातार वेंटिलेटर पे है और लगातार आपको बता दें कि भीड़ कम होती जा रही है। हम चलते हैं, अपडेट। अमेरिका में दवाइयों की कीमत को घटाने की तैयारी, प्रस्तावित बिल में गहरे अंदेशों में डूबा उद्योग। जी हाँ, दरअसल अमेरिकी सीनेट में दवाइयों की कीमत को नियंत्रित करने की तैयारी के लिए बिल से अमेरिका का दवा उद्योग गहरे अंदेशों में डूब गया है। उसे आशंका है कि फिलहाल अगर ये बिल पास हुआ तो उसके मुनाफे पर भारी फर्क पड़ेगा। इसके अलावा ये चर्चा भी है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज के लिए धन जुटाने के मकसद से जिन कारोबारों पर टैक्स लगाने की योजना बना रहे हैं उनमें दवा उद्योग भी है। इस उद्योग को ज़्यादा चिंता इस बात की है कि इस देश में चल रही बहस के बीच बड़ी संख्या में आम लोग दवा उद्योग के प्रति नाराज़गी जता रहे हैं। ऐसे में लोगों में वो भी है जो रिपब्लिकन पार्टी के मतदाता हैं। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों अमेरिकी एडमिरल बोले भारत और चीन के बीच चरम पर अविश्वास, भारत के प्रयासों को सराहा गया है। दरअसल अमेरिका के एक शीर्ष एडमिरल ने कहा है कि फिलहाल एक तरफ जहां अमेरिका और भारत के बीच सैन्य संबंध अब तक के सर्वश्रेष्ठ स्तर पर है, वहीं नई दिल्ली और चीन के बीच अविश्वास का माहौल चरम पर है। उन्होंने आरोप लगाया है कि फिलहाल हिंद महासागर में चीन की धोखा देने वाली कार्रवाई और पारदर्शिता में कमी ने वहां स्थिरता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया है। एडमिरल जॉन सी एक्सक्लूसिव ने चीन के साथ 1 माह तक चले गतिरोध में अपने उत्तरी सीमा को सुरक्षित करने भारत के प्रयासों की भी सराहना की। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जीवन खतरे में, वो दंगा फसाद कर रहे शादीशुदा दलित युवक को मुस्लिम युवती ने पीएम मोदी से लगाई सुरक्षा की गुहार। दिल्ली में दलित युवक ने क्या मुस्लिम लड़की से शादी की। लगातार दिल्ली के मुस्लिमों उनको परेशान करने की कोशिश कर, बड़े पैमाने पर मुस्लिम उनके घरों पर धावा बोल रहे हैं। इस बीच फतवा भी जारी कर दिया है कई मुस्लिम मौलाना द्वारा कि सरकार प्रधानमंत्री मोदी से अपील करनी पड़ी है कि हमें सुरक्षा दीजिए जनाब, वरना ये हालात मुस्लिम मौलाना वो करेंगे कि फतवा जारी कर दिया है सर कलम करने का। अब आप समझिए कि अब कोई बोल नहीं रहा है जब हिंदू लड़के ने इस तरीके के कांड किए। तो हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। चुनावी हलचल बंगाल में गरजे मोदी, केरल के त्रिवेंद्रपुरम में अमित शाह का रोड शो। आपको बता दें तमाम जगहों पर ताबड़तोड़ रैलियां चल रही हैं। इस बीच हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें पश्चिम बंगाल में बड़ी खबर निकल के आ रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी
कि एकमात्र कार्यकर्ता, हिंदू कार्यकर्ता के घर पर हुआ अटैक। जी आपको बता दें 100 घर मुस्लिम, एक घर हिंदू, और वो घर हिंदू भाजपा, कट्टर भाजपा समर्थक। उनके घर में मुस्लिमों ने फायरिंग की है, धावा बोल दिया है। अब बात निकल के आ रही है दिग्विजय सिंह की। आपको बता दें कि मुस्लिम प्रभुत्व प्रभाव वाले इलाकों में बीजेपी नेता का घर होने की वजह से उन पर हमला हुआ है। हालांकि बीजेपी के नेताओं का कहना है कि फिलहाल ये टीएमसी के गुंडे हैं और एक तरीके से वही गुंडे हैं जो हमारे इलाके में रहते हैं, वो हमें आने जाने तक नहीं देना चाहते। एक तरीके से हमारा विरोध इसी वजह से किया जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार टीएमसी के गुंडे बीजेपी के नेताओं को निशाना बना रहे हैं। कारण ये है दोस्तों कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत टीएमसी के नेताओं से देखी नहीं जा रही है। यही कारण है कि बीजेपी नेताओं को लगातार परेशान करने की कोशिश भरपूर की जा रही है। हम चलते हैं अपडेट। बड़ी खबर, कोरोना का कहर अब दिल्ली के बाद हरियाणा में भी सार्वजनिक तौर पर नहीं मनेगी होली। जी हाँ, कोरोना संक्रमण की तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक तौर पर होली मनाने पर रोक लगा दी है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी भी दी है। उन्होंने लिखा है कि फिलहाल हरियाणा सरकार ने कोरोना के मद्देनजर होली का त्यौहार सार्वजनिक तौर पर मनाने पर रोक लगा दी है। हालांकि इससे कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि फिलहाल त्योहारों को लेकर वे किसी तरीके के प्रतिबंध के पक्ष में नहीं है, लेकिन लोगों की सुरक्षा भी जरूरी है। सरकार इसके लिए लगातार काम कर रही है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, हिमाचल किसान आंदोलन में लगे बेटे तो नाराज पिता ने संपत्ति से बेदखल कर दिया। बड़ी खबर, दरअसल हिमाचल प्रदेश में कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में बेटे के शामिल होने पर नाराज पिता ने उन्हें अपनी अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया और देश में इस तरीके का पहला मामला बताया जा रहा है। हमीरपुर जिले के उपमंडल बड़सर में जमाली गांव के पूर्व सैनिक अजमेर सिंह ने कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए कहा है कि फिलहाल उनके इकलौते बेटे परमजीत सिंह को ये पता नहीं है कि अब कौन सी फसल बीजी जाती है। घर में बैठकर मुफ्त का खाना खाता है। पूर्व सैनिक ने आंदोलन को गलत बताते हुए दिल्ली पुलिस से गुहार लगाई है। आंदोलन में शामिल देशद्रोही बेटे की मार कर हड्डियां तोड़ दी जाए। अजमेर सिंह भारतीय सेना में वर्ष 2005 में सेवानिवृत्त हुए थे और उनके बेटे ने इकलौता बेटा है और वो कृषि कानूनों में गए थे, कृषि कानून के समर्थन में प्रदर्शन किया था और इसी की वजह से बेटे ने संपत्ति से बेदखल कर दिया। एक तरीके से बड़ा हमला बोला। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें केरला में गरजे गृह मंत्री अमित शाह का एलडीएफ और यूडीएफ सरकारों ने राज्य को बना दिया भ्रष्टाचार का अड्डा। जी हाँ, कि बीजेपी केरला विधानसभा चुनाव में अपना सिक्का जमाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के लिए बुधवार को केरला के कंजीरालापल्ली पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए एलडीएफ और यूडीएफ पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एलडीएफ और यूडीएफ सरकारों ने केरला को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है और यूडीएफ सत्ता में आई तो सेकुलर लाइट घोटाला हुआ। इसके साथ ही एलडीएफ ने कार्यालय के दौरान नोडल और गोल्ड स्कैम भी किए थे कई तरीके के। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरला में इस बार सत्ता में भाजपा ही वापस आएगी। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों, यूपी बोर्ड चुनाव तो बदल जाएगी, बोर्ड परीक्षाओं की तारीख जाने संभावित नया टाइम टेबल। यूपी में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की वजह से 24 अप्रैल से होने वाले हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं की तारीख में बदलाव हो सकता है। इस बीच जानकारी के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार से यूपी बोर्ड परीक्षाओं को 2 हफ्ते के लिए टालने का आग्रह किया। दरअसल आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद 12 मई तक चुनाव करवाने और ऐसे में निर्वाचन आयोग के बोर्ड परीक्षाओं के तारीखों में बदलाव करने का आग्रह किया गया है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। ईरान से निकल के आ रही है, जहाँ पर ईरान पहुंची भारत की क्रेन तो चीन और पाकिस्तान की उड़ी नींद। जी हाँ, चीन और पाकिस्तान की चाल को नाकाम करने के लिए भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को विकसित करने का काम तेज कर दिया है। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के कर धीमी गति से चल रहे इस प्रोजेक्ट के स्पीड पकड़ने से पाकिस्तान और चीन दोनों की चिंताएं बढ़ गई हैं। भारत ने सोमवार को बंदरगाह पर लगने के लिए क्रेन सहित कई अन्य उपकरणों की दूसरी खेप की आपूर्ति की है। इससे पहले जनवरी में भारत के 2 मोबाइल हार्बर क्रेन को यहाँ पहले ही लगा चुके और बाकी बचे 2 क्रेनों की आपूर्ति जून तक कर दी जाएगी। तो दोस्तों, भारत सरकार लगातार अपनी तैयारियों में भी इजाफा कर रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें निकिता हत्याकांड। बड़ी खबर, एक आरोपी को मिली जमानत जबकि बाकी टंग गए अच्छे खासे। जी हाँ, नहीं मिलेगी जमानत, ऐसे
बाकी इन लोगों को 26 मार्च को होगी सजा पर बहस। दरअसल हरियाणा के फरीदाबाद में चर्चित निकिता तोमर हत्याकांड बुधवार को कोर्ट ने तौसीफ और रेहान दोषी करार दे दिए गए हैं, जबकि अजरू को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। अब सजा पर 26 मार्च को बहस होगी और अब ये मामला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज पासवान की फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।